हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरित्वाल और आज हम OCM का 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, अभी तक हमने 3 टाइप के बिजनेस सीख लिए हैं, जो कि है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, इसको समझने के लिए, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को समझने के लिए हम पहले एक स्टोरी पे जाएंगे जिसका नाम है अमूल। अमूल ब्रांड आप सबने सुना होगा। ओके, इंडिया का सबसे फेमस ब्रांड है अमूल, जो दूध की कंपनी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें वो लोग सेल करते हैं। बट इसके पीछे बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है। ओके, जिसके वजह से ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इतना ज़्यादा और पॉपुलर हुआ। ठीक है, तो ये स्टोरी है गुजरात के एक गाँव की। ठीक है, गुजरात में एक गाँव जहाँ पे फार्मर्स थे, जो जहाँ पे दूध निकाल के दूध बेचते थे। बट प्रॉब्लम क्या होता था कि वो जो फार्मर्स होते थे ना, वो डायरेक्ट बाहर मार्केट में दूध नहीं बेचते थे, वो लोग मिडिल मैन को सेल करते थे। मिडिल मैन कौन होते हैं? जो फार्मर से दूध खरीद के फिर बाहर मार्केट में जाके वो लोग सेल करते थे। तो मिडिल मैन फार्मर का इसी का फ़ायदा उठाते थे, बिकॉज फार्मर्स को मार्केट का नॉलेज नहीं होता था कि मार्केट में क्या रेट से बेचना चाहिए। तो मिडिल मैन बहुत कम रेट में फार्मर से खरीद के मार्केट में बेचते थे। तो इससे फार्मर की कुछ अर्निंग ही नहीं हो रही थी। उनको लग रहा था कि हम इससे कुछ कमा ही नहीं पा रहे हैं। तो वो टाइम पे एक बहुत ही फेमस, मतलब बोलते ना, एक आदमी उस गांव के लिए एक गॉड बन के आ गया और उनके वजह से आज अमूल ब्रांड की शुरुआत हुई। ठीक है, और उस पर्सन का नाम था, आप यहाँ पे देख सकते हो, उस पर्सन का नाम है त्रिभुवन दास पटेल। ठीक है, वो एक तरीके के वहाँ के NGO और वो सब चीज़ें संभालते थे। तो उन्होंने देखा कि फार्मर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, वो लोग पैसे नहीं कमा पा रहे, वो लोग अपनी लाइफ, मतलब एक बेसिक नीड्स भी अपने फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। लेकिन उनको लगा कि इस जगह पे बहुत विजन है। अगर फार्मर थोड़ा भी अपने आप पे ध्यान दे और खुद बिजनेस करने लगे तो ये बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। ये चीज़ त्रिभुवन दास पटेल ने देखी और फिर यही चीज़ जो पटेल थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास लेके गए। इनका नाम तो आपने सुना होगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये त्रिभुवन दास पटेल के साथ मिलके इन्होंने फार्मर्स को मोटिवेट किया कि आप अभी मिडिल मैन को दूध बेचना छोड़ दो और खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करो। सारे फार्मर्स ने मिलके खुद का एक मूवमेंट चालू किया जिसका नाम दिया कोऑपरेटिव। कोऑपरेशन का मतलब ही ये होता है कि जब सब अंडर प्रिविलेज लोग, गरीब फार्मर्स, गरीब आर्टिशंस, सब लोग एक साथ में आते हैं और एक साथ में मिलके वो लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और खुद ही अपना एक ब्रांड का नाम दे देते हैं कि ये हमारा ब्रांड है। और इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से वो लोग मार्केट में क्या करते हैं? सेल करते हैं। ठीक है, फिर ये सब स्टार्ट करने के लिए एक बहुत ही फेमस, जिनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इन्होंने एक्चुअली में अमूल कोऑपरेटिव की शुरुआत की। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इन लोग ने तो मोटिवेट किया था फार्मर को कि आप खुद का एक स्टार्ट करो। फिर एक फाउंडर बन के आए इस अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जिनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनको हम वाइट रेवोल्यूशन का भी फादर बोलते हैं। वाइट रेवोल्यूशन का मतलब होता है मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, तो इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन को पॉपुलर किया था अपने डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने, क्योंकि वो टाइम पे ब्रिटिश की कंपनी इंडिया में मोनोपोली थी। मतलब ब्रिटिशर की कंपनी होती थी दूध की, जो इंडिया में क्या करती थी? मिल्क का सप्लाई करती थी। तो ये ब्रिटिश की कंट्रोल को भी इंडिया को क्या करना था? हटाना था पूरी तरीके से। तो ये रीज़न से फिर स्टार्ट हुआ अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी। अमूल का मतलब होता है प्रेशियस, अमूल्य। इसके लिए इस अमूल्य से नाम निकला अमूल, जिसके अंदर सारे उस गांव के फार्मर्स ने मिलके दूध की एक बिजनेस को स्टार्ट किया।
और आज अमूल इतना बड़ा कंपनी बन चुका है जिसमें आप देख सकते हो दूध के साथ बटर और कितने सारे डेयरी प्रोडक्ट्स वो लोग सेल करते हैं, आइसक्रीम्स एंड एवरीथिंग उसके अंदर क्या है इंक्लूडेड है। यहाँ तक कि इस अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी को अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है, और अवार्ड है राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी अवार्ड, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा, और साथ में अमूल का नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। सबसे बड़ा अगर आप एडवर्टीजमेंट कैंपेन देखते हो वो अमूल का ही है। आपने अगर कभी अमूल के ऐड देखे होंगे, स्टार्टिंग के पुराने ऐड से लेके अभी तक के आप अमूल के ऐड देखो, आपको लगेगा कि ये कितने लंबे समय से चल रहा है। ये इंडिया का पहला ऐसा बिजनेस है जिन्होंने ब्रिटिशर के बिजनेस को हैवी टफ कंपटीशन देके उनको इंडिया से टाटा बाय बाय कर दिया था। और आज अमूल सबसे बेस्ट, वन ऑफ द ट्रस्टेड, अगर आज आप किसी के भी घर में देखते हो तो मेजरली सब अमूल के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हाँ, आज अमूल के कॉम्पिटिशन्स आ गए हैं और भी बहुत सारे इंडिया में, बट अमूल एक ट्रस्ट वर्दी ब्रांड बन चुका है। ओके, तो ये थी कुछ अमूल की बात। और अब इस अमूल से मैं आपको बताऊंगी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। कोऑपरेटिव का मतलब होता है मिलजुल के। इसका मतलब क्या होता है कि जिसमें बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स भी ऐसे फार्मर्स जो अंडर प्रिविलेज है, जो कमा नहीं पा रहे, ठीक है, जो इंडिविजुअली पैसे नहीं कमा पा रहे, तो ये लोग सब एक साथ में मिलके क्या करते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं। लेकिन इसमें एक अलग चीज़ क्या है ना, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं होता। अभी तक हमने जो 3 टाइप के बिजनेस करे थे उसका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है, बट इस सोसाइटी का मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। और जो भी मार्केट में कंपटीशन के वजह से लोगों को हाई प्राइस में चीज़ें मिल रही है, तो ये लोग एकदम रीज़नेबल प्राइस में लोगों को अपने प्रोडक्ट को बेचे और ये लोग भी कुछ कमा सके। तो ये एक मेन पर्पस होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो अब आ जाते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंट्रोडक्शन में। ये देखो, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ये तो आप सबको पता ही है, ठीक है। आज़ादी मिलने से पहले, मतलब बहुत साल पहले से ही इंडिया का जो ऑक्यूपेशन था मेन, वो एग्रीकल्चर ही था। आज इंडिया का एग्रीकल्चर जो भी जैसा भी कंडीशन हो, बट स्टार्टिंग से ही इंडिया इज़ द एग्रीकल्चरल कंट्री, ठीक है, एंड हैज़ लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट। और एग्रीकल्चर के वजह से ही मेजरली ये कोऑपरेटिव मूवमेंट आया, बिकॉज एक टाइम ऐसा हो गया था कि जब ब्रिटिशर्स लोग इंडिया में आए थे तो वो टाइम पे ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरीके से वैनिश करने का सोच लिया था, क्योंकि उनका मेन पर्पस था कि इंडिया में उनको इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है। तो ये रीज़न की वजह से ये कोऑपरेटिव मूवमेंट हमें स्टार्ट करना पड़ा, जिसमें बहुत सारे फार्मर्स एक साथ में आके एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना बिजनेस करते थे, क्रॉप्स ग्रो करके सेलिंग करते थे, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर की वजह से ये कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में एक लार्जेस्ट मूवमेंट बना। ओके, नेक्स्ट, ये स्टार्ट किसने किया था? ये ऑब्वियसली बात है, कोई भी स्ट्रॉन्ग सेक्शन ऑफ पीपल ने स्टार्ट नहीं किया था। ये हमारे जो वीक सेक्शन ऑफ पीपल है, वीक सेक्शन का मतलब होता है कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं था, कैपिटल नहीं था, उनके पास आइडिया था, स्ट्रेंथ था, स्किल था, लेकिन पैसे नहीं थे वो बिजनेस को करने के लिए। तो ऐसे वीकर सेक्शन ने सोचा कि हम अकेले नहीं कर पाएंगे, हमें ग्रुप ऑफ पर्सन की ज़रूरत है। तो बहुत सारे वीकर सेक्शन ऑफ पीपल एक साथ में आके ये इस मूवमेंट की शुरुआत इन्होंने की थी, ठीक है। सो स्टार्टेड बाय द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी फॉर प्रोटेक्टिंग इट्स मेंबर एंड देयर राइट्स। इंडिपेंडेंस के बाद ये कोऑपरेटिव्स और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए 5 ईयर प्लान के। ये 5 ईयर प्लान के बारे में जब मैं आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर कराऊंगी तब मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी कि व्हाट इज़ 5 ईयर प्लान। इसके बारे में आपको डिटेलिंग आएगा, लेकिन अभी इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द कोऑपरेटिव प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया बिकॉज इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पुअर।
ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है ये किसके लिए बनाया गया है? पुअर के लिए, इलिटरेट जो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, और जो अनस्किल्ड पीपल है, जो लोग लेकिन काम करना चाहते हैं, काम करके बेसिक पैसे कमाना चाहते हैं, इतने स्किल्ड नहीं है बट वो लोग काम करके जो मजदूरी होती है वो करके पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, ठीक है। ये 1947 से एक्चुअली में इस ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा ग्रोथ मिला है। ओके, सो अब हम इसके मीनिंग पे आ जाते हैं कि व्हाट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखो, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक वॉलेंटरी एसोसिएशन होता है। ये क्या है? वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब होता है कि इस बिजनेस में, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग बिजनेस करते हैं जो अपने मर्जी से इसके मेंबर बनना चाहते हैं, ठीक है, जो जिनको लग रहा है कि हाँ मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना है और इसमें फिर हमें बिजनेस करना है, ठीक है। तो वॉलेंटरी का मतलब होता है अपने मर्जी से, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है, मैं अपने मर्जी से इसकी क्या बन रही हूँ? मेंबर बन रही हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं? वॉलेंटरी एसोसिएशन। सारे इंडिविजुअल एक साथ में अपने मर्जी से आते हैं और इस मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। और इनका मेन पर्पस इसमें क्या होता है कि इनको अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब पैसा। हाँ, माना कि इनको सर्विस प्रोवाइड करना है, लेकिन साथ में एक बेसिक नीड्स भी तो होती है, वो भी तो इनको फुलफिल करना है, तो वही इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। और ये लोग एक थॉट प्रोसेस को काफ़ी फॉलो करते, जो थॉट प्रोसेस है ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। सब लोग एक दूसरे के लिए है, ठीक है, और एक दूसरे के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे एज अ यूनिटी। यूनिटी बना के ये लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है। इसका एक और चीज़ आपको याद रखना है, ये लोग सर्विस ओरिएंटेड टाइप ऑफ बिजनेस होता है, ठीक है। तो ये है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग। अब इसके कुछ डेफिनेशन भी दिया हुआ है। 2 डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा डेफिनेशन दिया है अकॉर्डिंग टू इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। 1912 में इसका कानून भी बनाया गया है, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। मतलब ये कोऑपरेटिव इतना इम्पोर्टेंट था कि आज़ादी मिलने से पहले ही इसका एक कानून भी बना दिया गया था 1912 में, जिसका नाम है इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, ठीक है। अब पहले डेफिनेशन पे आते हैं। पहला इसमें क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, यूजुअली ऑफ लिमिटेड मीन्स, जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। हु हैव वॉलेंटरीली मतलब अपने मर्जी से ये लोग ने इसमें क्या किया है? ज्वाइन किया है, लेकिन इनका जो गोल है सबका वो एक कॉमन गोल है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिकली। ये बिजनेस कैसा होता है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि इसमें कोई भी एक अकेला ओनर नहीं है, सब मिलजुल के इसमें क्या करेंगे? डिसीजंस लेंगे, ठीक है। मेकिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस टू द कैपिटल रिक्वायर्ड एंड एक्सेप्टिंग अ फेयर शेयर ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट्स। तो इसमें जितने भी लोग मेंबर बनते हैं वो सारे इसमें रिस्क बेयर करेंगे, वो सारे इसमें बेनिफिट्स भी इंजॉय करेंगे, सब चीज़ें इनकी साथ में होगी। अब इसमें मेंबर कोई भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई फैमिली मेंबर ही होना चाहिए। नॉर्मली इसमें जो वीकर सेक्शंस होते हैं, जो वीक आर्टिशंस होते हैं, जिनको लग रहा है कि हम मिलके क्या करना चाहते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करना चाहते हैं, ओके। तो सबसे फेमस वन ऑफ द कोऑपरेटिव जो मैंने आपको बताया वो कौन है? अमूल, ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इनका क्या कहना है इस सोसाइटी के बारे में। तो ये बोल रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ सोसाइटी विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर।
मतलब जितने भी इसमें मेंबर बने हैं वो कुछ तो कमा सके, कुछ कमाई कर सके, कुछ अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स उससे ले सके। ठीक है, माना कि ये सर्विस ओरिएंटेड है लेकिन फ्री में तो नहीं होगा ना, कुछ तो ये लोग अपने लिए भी कमाएंगे, कुछ अपने बेसिक नीड्स को भी फुलफिल कर सके। ओके, इन अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो इस सोसाइटी के लिए इनको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो ये था आपका एक इंट्रोडक्शन अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम इस टॉपिक का पहला आंसर करेंगे जिसका नाम है फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलो, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर फीचर। तो फीचर में आ जाते हैं, जो हमने मीनिंग में पढ़ा फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो हमने मीनिंग में पॉइंट्स पढ़े हैं, जो लाइन पढ़े हैं उसी को ही पॉइंट में डिवाइड करके लिखा हुआ है। जैसे पहला पॉइंट क्या है, वॉलेंटरी एसोसिएशन। क्या नाम है, वॉलेंटरी। कभी भी वॉलेंटरी वर्ड आ रहा है, वॉलेंटरी का मतलब होता है हम अपने मर्जी से जब कुछ काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का भी कोई प्रेशर नहीं है, किसी का भी कोई फोर्सफुल एक्ट नहीं है। जो भी इस एसोसिएशन का मेंबर बनता है वो अपने मर्जी से यहाँ पे क्या बनता है, मेंबर बनता है। तो ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन बन जाता है, सबका कंसेंट के साथ सब इसमें क्या बनते हैं, मेंबर बनते हैं। ठीक है, और ओपन मेंबरशिप है। ओपन मेंबरशिप मतलब कोई भी इसमें मेंबर बन सकता है, जिसको भी लग रहा है कि मुझे इसमें मेंबर बनना है और इसमें मिलके कुछ काम करना है तो आप इसमें ओपनली इसके मेंबर भी बन सकते हैं। ओके, सो एनी पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जेंडर देखा जाएगा, कास्ट देखा जाएगा, रिलीजन देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी कास्ट के हो, आप कोई भी रिलीजन के हो, आप किसी भी जेंडर के हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे टाइप के बिजनेस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं है कि फीमेल को काम करने नहीं मिलेगा, मेल को मिलेगा, या फिर आप अलग कास्ट के हो, अलग रिलीजन के हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको भी आना है वो आराम से इस बिज़नेस में आके अपने मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। डेमोक्रेसी, जो इंडिया में हम बोलते हैं ना कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी का मतलब आपने अपने स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा सिविक्स में, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी डिसीजंस ले सकते हैं वो पीपल वोट करके ले सकते हैं। मतलब आज अगर हमें इंडिया में अपने लीडर को चुनना है कि ये हमारे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो हम उसके लिए हम लोग ही क्या करते हैं, वोटिंग करके डिसाइड करते हैं। करेक्ट, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। कि यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे लोगों के पास राइट है कि वो लोग खुद चूज़ कर सकते हैं उनके लीडर। उनके पास राइट टू स्पीच है, अगर उनको कुछ गलत लग रहा है तो वो लोग बोल सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, है ना। तो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कंट्री का है। सेम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल आप इस टाइप के बिजनेस में भी देखते हो। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो एक अकेला डिसीजन नहीं लेंगे, सब लोग साथ में बैठ के एक मीटिंग रखेंगे और वो मीटिंग में क्या होगा, वोट होगा। यहाँ पे एक लाइन आप देख सकते हो, 1 मेंबर 1 वोट। एक मेंबर का एक वोटिंग होगा और मेजॉरिटी वोटिंग जो भी चीज़ में रहेगा वो फाइनली क्या होगा, डिसाइड होगा। मतलब इसमें एक मेंबर जो भी बोल रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सबका मिलके वोटिंग से कोई भी मेजर डिसीजंस का क्या होता है, लिया जाता है कि हाँ हम अभी से ये काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बेस्ड ऑन democracy. All the decisions are taken on majority basis. 1 member 1 vote is the rule for voting. According to rules and regulations of Cooperative Society Act, meetings are arranged by the society. अगर समझो हमें वोटिंग करना है तो ऑब्वियसली बात है मीटिंग करना पड़ेगा। एक प्रॉपर मीटिंग की जाती है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में और फिर इसमें हम क्या करते हैं, वोटिंग करके डिसाइड करते हैं। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मैम कोऑपरेटिव सोसाइटी में आता क्या है।
तो मैं अलग से एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी जिसमें मैं आपको इनके टाइप्स सिखाऊंगी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हाउसिंग सोसाइटी होता है, बिजनेस का होता है, कंज्यूमर का होता है, प्रोड्यूसर का होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू। आगे है मैनेजमेंट। अब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज कौन करता है? तो इनकी पूरी एक कमेटी बनती है। कमेटी का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ मेंबर साथ में मिलके इसमें क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इज इन द हैंड्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ मेंबर्स। अब ये मैनेजिंग कमिटी, आपने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्डिंग देखी होगी, हाउसिंग सोसाइटी, तो उसमें आपको पता है एक सेक्रेटरी होता है, एक ट्रेजरर होता है, एक कुछ और बनेगा जो फाइनेंस संभालेगा। तो ये सब कौन है? ये लोग सब मैनेजमेंट कमेटी बनते हैं इस पूरे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जो पूरा संभालते हैं इस बिजनेस को। ठीक है, और मैनेजमेंट कमेटी भी ये लोग ऐसे ही नहीं बनते हैं, ये लोग भी सिलेक्ट किए जाते हैं। मतलब इसमें भी एक प्रॉपर मीटिंग होता है, मीटिंग में वोटिंग किया जाता है कि ये हमारे ट्रेजरर बनेंगे, ये हमारे सेक्रेटरी बनेंगे, और ये वोटिंग से फिर डिसाइड किया जाता है कि कौन क्या बनेगा। और फिर वो लोग इस टाइप के बिजनेस को क्या करते हैं, इस टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करते हैं, संभालते। ये लोग ओनर नहीं होते, ये लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, सब मैनेज करते, संभालते कि डिसीजन लेना है। तो डिसीजन लेने का काम भी कौन करता है? मैनेजमेंट कमेटी मेंबर। ठीक है, और ये लोग दे लुक आफ्टर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब संभालना, डे टू डे डेली के जो काम होते हैं सोसाइटी के, वो पूरा ये लोग संभालते हैं। नेक्स्ट फीचर है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आप कोई भी टाइप का अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो हाउसिंग है, चाहे वो प्रोड्यूसर का है, चाहे वो कंज्यूमर का है, कोई भी अगर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ओके, सी लिखा है, इट इज़ कंपल्सरी। ये आपको ट्रू और फॉल्स में आ सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। आगे, एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ये तो मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन में बता दिया था कि एक कानून बनाया गया है इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, और इस कानून में जो लिखा हुआ है वो सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। ओके, और स्टेट के अलग अलग कोऑपरेटिव्स होते हैं, मतलब हर स्टेट का उनका एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है जिसमें हमें क्या करना है, अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करना है। अब इसमें एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि इस सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए आपको मिनिमम 10 मेंबर लगते हैं। कितने मेंबर लगेंगे? 10 मिनिमम, मतलब कम से कम आपके इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 मेंबर तो होने ही चाहिए। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम कितने होने चाहिए? 10। ठीक है, 10 से कम है तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाओगे, आप एक सोसाइटी फॉर्म ही नहीं कर पाओगे। इसमें आपको मिनिमम 10 लोग तो लगेंगे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को, मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, सो देयर आर नंबर ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं जब हम इसको क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें एक सेपरेट लीगल स्टेटस है। सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब होता है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी और उनके मेंबर दोनों अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर समझो कोई भी आपको डोनेशन आता है, फंडिंग आता है, तो वो मेंबर के नाम पे नहीं आएगा, वो आपको सोसाइटी के नाम पे आएगा। आप अगर कुछ भी उसमें चेंजेस कर रहे हो तो आप बोलोगे कि इस सोसाइटी पे हमने क्या किया है, चेंजेस किया है। मतलब दोनों का सेपरेट लीगल स्टेटस है। जो भी मेंबर्स है वो लोग तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसको मैनेज करके थोड़ा सा खुद के लिए भी बेनिफिट्स ले रहे हैं। सो यहाँ पे देखो, आफ्टर रजिस्ट्रेशन एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी बिफोर द लॉ।
बिफोर द लॉ का मतलब होता है कानून के नज़र में। कानून के नज़र में ये सोसाइटी भी एक क्या बन चुकी है, एक इनका सेपरेट आइडेंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है अपनी आइडेंटिटी। जैसे हर एक पर्सन की एक आइडेंटिटी होती है। आपकी एक आइडेंटिटी है क्योंकि आपका नाम है, आपका आधार नंबर है, आपका पैन नंबर है ना, तो आपकी ये एक आइडेंटिटी है। वैसे ही इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का खुद की एक आइडेंटिटी होती है। इनका नाम होता है, इनका भी नंबर होता है। जैसे हमारा कैसे एक आइडेंटिटी नंबर होता है, उनको भी एक सोसाइटी को भी एक नंबर मिलता है। इनके नाम पे प्रॉफिट्स होते हैं, इनके नाम मतलब प्रॉफिट्स नहीं बोलेंगे, सरप्लस होता है, डेफिसिट होता है। इनके नाम पे इनको फंडिंग मिलती है, डोनेशन मिलता है। मतलब आपको मेंबर के नाम पे ये सब नहीं मिलेगा, सोसाइटी के नाम पे मिलेगा, क्योंकि उस सोसाइटी का एक खुद का एक पर्सनल क्या बन चुका है, आइडेंटिटी बन चुकी है। तो हम कभी भी बोलेंगे ना कि बैंक से लोन भी लेना है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे लिए लोन नहीं लेना है, इस सोसाइटी के लिए लोन लेना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में चेंजेस करना है। उसको बोलते हैं इनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी बन जाती है, क्योंकि हमने इसका एक प्रॉपर क्या कर दिया है, रजिस्ट्रेशन। जैसे हम पर्सन का एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, एक आइडेंटिटी है। वैसे ही ये सोसाइटी स्टार्ट हो गई है, इनको भी एक सर्टिफिकेट मिलता है कि ये क्या हो गया, सोसाइटी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर पे आते हैं। नेक्स्ट फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, अब ये लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जितने भी इस सोसाइटी में मेंबर होते हैं, शेयर होल्डर भी बोल सकते हो मेंबर को, इनकी लाइबिलिटी इसमें कैसे रहेगी, लिमिटेड। ये हमेशा याद रखना, जब भी किसी की भी अगर सेपरेट लीगल स्टेटस है तो उनके अंदर, बिजनेस के अंदर जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, उनकी लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। लिमिटेड का मतलब होता है जितना उनका शेयर है उस बिज़नेस में, उतनी ही उनकी लाइबिलिटी है। मतलब अगर मैंने इस बिज़नेस में कुछ 10% इन्वेस्ट किया है, तो अगर इस बिज़नेस में कुछ भी लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मेरी लाइबिलिटी सिर्फ 10% जितनी ही है। उसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा कुछ इस बिज़नेस में नहीं देना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं इसमें नंबर ऑफ़ मेंबर। तो जैसे कि मैंने बोला, इसमें मिनिमम 10 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। इस बिज़नेस में मैक्सिमम लिमिट नहीं होता है, सिर्फ मिनिमम लिमिट है कि 10 लोग तो मिनिमम ऐसे बिज़नेस में होने ही चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें फीचर क्या है, इक्वल वोटिंग राइट्स। जितने भी इसमें मेंबर होते हैं, जिनको आप शेयर होल्डर्स भी बोल सकते हो, ये लोग के पास इक्वल वोटिंग राइट्स है। ऐसा नहीं होता है कि आपने ज़्यादा पैसे डाले हैं तो आपको ज़्यादा वोट करना है, इसने कम पैसे डाले हैं इसको कम वोट करना है। सबको 1 मेंबर 1 वोट की पॉलिसी ये लोग इसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, और लास्ट फीचर आप इसका देख सकते हो, सर्विस मोटिव। ये ही एक ऐसा टाइप का कोऑपरेटिव बिजनेस है जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता है। देखो, प्रॉफिट अर्न करते हैं, बट इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। ये बनाया ही गया इस तरीके से है कि हमें इसमें क्या करना है, सर्विस प्रोवाइड करना है। अब सर्विस प्रोवाइड करना है तो आप एकदम हाई प्राइस अपने गुड्स का नहीं रख सकते हो, तो गुड्स के प्राइस जो होते हैं वो काफ़ी लोएस्ट रेट्स पे होते हैं। ओके, इनके अलग से बैंक भी है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं। जैसे कि मैंने बोला, कोऑपरेटिव के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो कोऑपरेटिव के बैंक्स भी होते हैं जो इन टाइप ऑफ बिजनेस को क्या करते हैं, लोन देते हैं बहुत कम इंटरेस्ट रेट्स पे। ठीक है, तो ये बहुत ही अलग टाइप का बिजनेस है जो आप अपने इंडिया में देखते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, तो ये थे इसके कुछ फीचर्स। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है, ये डेमोक्रेटिक और इसमें ओपन मेंबरशिप है। पहले तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो करता है। मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन, सेपरेट लीगल स्टेटस। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी, नंबर ऑफ मेंबर्स, इक्वल वोटिंग राइट्स एंड सर्विस मोटिव। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ
फीचर्स हो गए, ठीक है, वॉलेंटरी एसोसिएशन एंड ओपन मेंबरशिप, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझा होगा, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके टाइप सिखाऊंगी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में आते कितने टाइप्स है, ठीक है। सो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच।